नमस्ते, मैं हूँ रवीन गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। ब्लंटली स्पीकिंग में आज हम शेयर बाजार के ऊपर दोबारा से चर्चा करने जा रहे हैं। हालांकि हम वीकली चर्चा करते हैं, लेकिन जिस तरह से आज बाजार में गिरावट आई और बाजार में गिरावट आके 23,193 23,193 तो नहीं था, 23,893 893। हाँ वही। नमस्ते, मैं हूं रवीन गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। ब्लंटली स्पीकिंग पे हम आज शेयर बाजार के ऊपर चर्चा करेंगे। हालांकि हम शेयर बाजार पे वीकली चर्चा करते हैं, लेकिन आज जिस तरह से बाजार में गिरावट आई है उसको देख के हमें लगता है कि हमें एक चर्चा करनी चाहिए कि कल परसों नरसों किस तरह का बाजार का माहौल रहने वाला है। और जिस तरह से अभी बांग्लादेश के अंदर जो नए हालात पैदा हुए उसका क्या हमारे शेयर बाजार के ऊपर कुछ असर पड़ेगा, और जो इजराइल ईरान का युद्ध है क्या आज जो बाजार गिरा उसकी वजह से गिरा या कोई और कारण है, इन्हीं सब विषय पे हम चर्चा करेंगे। और सुभाष जी ने जो लेवल दिए थे कल लास्ट की इस वीक के लिए, वो लेवल जो नीचे वाले लेवल थे वो सारे के सारे लेवल पास हो गए, टच कर गए। तो अगर नीचे वाले लेवल पास कर गए तो क्या और मार्केट नीचे जाने की संभावना हो सकती है या नहीं, अब यहाँ से ऊपर जाएगी? इन्हीं सब विषय पे हम थोड़ा सा सुभाष जी से जानकारी ले लेते हैं। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी रविंदर जी, मेरे सभी सुभाष व्यूअर्स को भी धन्यवाद जी और जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सुभाष जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो मार्केट आज भी इतना बड़ा गिरावट आई है उसके पीछे क्या कारण है? क्या ये युद्ध की वजह से है या कोई और कारण रहा? देखो रविंदर जी, जो आज मार्केट डाउन हुआ है इसके कई कारण हैं। पहला कारण, जापान के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़े थे जबकि सब जगह घटने की संभावना थी, लेकिन जापान का रेट बढ़ने से वो येन स्ट्रोंग हो गया डॉलर के अगेंस्ट। तो एक जो जापानीज एफपीआई होती हैं उन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट किया होता है, तो उनका जो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है वो 2,06,000 करोड़ का है और टोटल इन्वेस्टमेंट उनका 2,17,000 करोड़ है। 11,000 करोड़ उनका और अदर एसेट्स में, डेट एंड अदर एसेट्स में इन्वेस्टेड है जी। तो वो उसको हम कैरी ट्रेड बोलते हैं। मतलब कैरी ट्रेड कब होता है? जब जिस कंट्री के अंदर इंटरेस्ट रेट सस्ता होता है और वो दूसरी कंट्री जहाँ पे इंटरेस्ट रेट या इन्वेस्टमेंट एप्रिसिएशन बेटर होता है तो वहाँ से बोरो करके ये लगा देते हैं। हालांकि वो सब होता है उस कैरी इंटरेस्ट में, जो उस कंट्री के अंदर मान लो येन में पैसा लिया जा रहा है तो येन से डॉलर में कन्वर्ट होता है, डॉलर से इंडियन में कन्वर्ट होता है, फिर पैसा इन्वेस्ट होता है। तो वो सारे कन्वर्सन चार्जेस क्या होंगे, ये कॉस्ट में हो जाती है, इंटरेस्ट फैक्टर क्या होगा, ये सब कॉस्ट में निकालने में हो जाता है और क्या रिटर्न मिलेगा वो सब होता है। लेकिन थोड़ा सा भी इंटरेस्ट 15 पैसा भी जैसे बढ़ा इंटरेस्ट रेट तो उनकी कैलकुलेशन में प्रॉफिटेबिलिटी का उनको अनवाइंड करना वो बेटर समझे। तो ये अनवाइंड कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है ये तो देखना पड़ेगा। शेयर मार्केट तो संभावना पे ही रिएक्ट करना शुरू कर देता है। तो एक तो मेजर कारण ये था। दूसरा था कि वहाँ पे जो डाटा आया, इकोनॉमिक डाटा आया यूएस के अंदर, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, कंस्ट्रक्शन फैक्ट्रियाँ की प्रोडक्शन कम हुई है, तो वहाँ पे संभावना पूरी हो गई है कि इंटरेस्ट रेट 25 से 50 पैसा सितंबर में रेट घटने के चांसेस हैं। जो पहले परसेंटेज बहुत कम थी वो अब 90% से ऊपर संभावना बन गई है। 90%? हाँ जी। एक ये हमारा रिसेशन का भी संभावना है यूएस के अंदर, है ना, क्योंकि ये डाटा बड़े हल्के आए हैं। वैसे भी इंटरेस्ट रेट हाई रहते हैं तो ग्रोथ रुक जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। तो इंडिया में भी इंटरेस्ट रेट हाई रहे हैं और इंटरेस्ट रेट घटा नहीं रहे हैं आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, तो उसकी भी संभावना, ये भी एक फियर फैक्टर रहा है। वैसे तो कैरी ट्रेड जैसे मैंने बताया जापान का है, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज ने इंडिया के अंदर पैसा लगा रखा है। लाइक यूएस के अंदर, यूएस के जो एफपीआई हैं उन्होंने 30,17,000 करोड़ रुपए लगा रखा है। सिंगापुर के हैं वो 5,25,000 करोड़ रुपए लगा रखा है। लग्जमबर्ग है 5,21,000 करोड़ लगा रखा है। आयरलैंड है 4,20,000 करोड़ लगा रखा है। मॉरिशस है 3,78,000 करोड़ लगा रखा है। और बहुत सी कंट्रीज हैं, यूके, नॉर्वे, कनाडा, फ्रांस, जो टॉप 10 कंट्रीज में आते हैं, इंक्लूडिंग
जापान जिसने 2,07,000 करोड़ रुपए लगाया हुआ है। तो जी। एक कैरी ट्रेड का भी एक है इंटरेस्ट रेट, हालाँकि और कंट्रीज़ में तो घटने की संभावना है, सिर्फ़ जापान में अभी बढ़ा है और उससे उनकी करेंसी स्ट्रॉन्ग हुई है। तो ये एक मेजर कारण था ग्लोबल क्यूज़ का। इंडिया का ओके। एक वोलेटिलिटी इंडेक्स होता है, वो हुँ, 42% बढ़ गया। तो ओके। वो भी बियर लॉबी को सपोर्ट कर रहा है। हुँ, जो 20.17 हो गया, तो वो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट था। बाकी इंडियन मार्केट में जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है, सब पॉजिटिव है। इंडिया की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है, इमीडिएट नेगेटिव है। तो ओके। मैंने इसलिए जब लास्ट वीक जब आपने मेरे से संडे को इंटरव्यू लिया था, तो मैंने कहा था ये वीक में टेम्परेरी मार्केट डाउन रहना चाहिए और गैप डाउन ओपनिंग के लिए मैंने आपको कहा था। बिल्कुल तो कहा था हालाँकि आपने। इतना इतना एक ही दिन में डाउन आ जाएगा, ये संभावना, ये ज़्यादा रिएक्शन हुआ है और जी, अभी इसके रिएक्शन को बढ़ते हुए लगता है कि कल भी गैप डाउन ओपनिंग रहेगी, है नहीं? तो कल भी आप एक्सपेक्ट जो कर रहे हैं गैप डाउन ओपनिंग का? हाँ जी, हाँ जी, गैप डाउन ओपनिंग रह सकती है। तो जी, अभी इन्वेस्टर को थोड़ा-सा, जैसे मैंने पिछले वीक में कहा था कि 24,100 के ऊपर बाइंग कर सकते हैं, जी, तो वो अब मैं थोड़ा-सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखूँगा कि भई जी। 23,400 मैं समझता हूँ कि निफ्टी जा सकती है। और अच्छा। यदि 24,000 से नीचे नहीं जाती है, 24,000 पे बनी रहती है, तो 24,500 मैं समझता हूँ अभी इस वीक के अंदर टच कर सकता है। हुँ, क्योंकि यदि रिकवरी आती है, स्टेबिलिटी आती है, तो मार्केट हालाँकि तेज़ी से रिकवर करना चाहिए। तो तेज़ी से रिकवर का यही मतलब है कि लेट अस से 23,500 चला गया और 24,500 आ गया, तो वो रिकवर तेज़ी से होगा। फिर स तेज़ी से। मोमेंटम बनता है। तो जी, अभी इस वीक के लिए तो मैं 24,500 और 23,400 बॉटम, ये मैं मानता हूँ। 23,500 लोवेस्ट माँग रहे हैं आप और 23,400 से 24,500। 23,400 से 24,500 का नया लेवल हो गया है आज के हुँ। हालातों को देखते हुए। और बैंक निफ्टी किस तरह से देख रहे हैं सुभाष जी? देखो बैंक निफ्टी 50,092 में चली गई थी, मतलब क्लोज़ हुई है और जी, 49,719 नीचे में चली गई थी। जी, तो अब ये आइडिया है कि 49,500 50,800 को मैं मान रहा हूँ इस रेंज में रहनी चाहिए रेस्ट ऑफ द वीक। तो अभी ओके रेस्ट वीकनेस है ग्लोबल क्यूज़ की वजह से, तो बैंक निफ्टी में अभी वीकनेस रहनी चाहिए। तो मैं सोच हुँ, रहा हूँ नीचे में 49,500 तक जा सकती है। 49,500 तक जा सकती। तो ऐसी सिचुएशन जब मार्केट में बन रही तो मुझे लगता है कि जो ट्रेडर्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। आप क्या राय देते हैं ऐसी सिचुएशन देखो जब बनती ऐसा है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है, जी, उनको एक अपॉर्च्युनिटी भी मिलती है। जी, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, वो इमीडिएट डाउन को नहीं देखता, वो 49,500 में भी मान लो मौका मिलेगा तो ही शुड बाई। क्योंकि बाई और करेगा। नीचे चला गया तो कोई बात नहीं, जब वो जी, वापस करेगा तो बहुत तेजी से वापस करेगा मार्केट। हुँ, तो हुँ, इसलिए फंडामेंटल इंडिया का स्ट्रॉन्ग है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इन लेवल्स के ऊपर परचेज कर सकते हैं और स्टे रह सकते हैं। उनको हुँ, लॉस बुक करने की जरूरत नहीं है। ओके। और जो यानी कि ट्रेडर होता ल है, वो डे टू जी, डे खेलता है। उनको जी, जो इंटेलिजेंट ट्रेडर है, वो देखकर काम कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं जी, है। लेकिन मैं जी, आम ट्रेडर जो कैजुअल ट्रेडर है, उसके जी, लिए मैं सोच रहा हूँ 49,500 के लेवल पे वो भी देखकर हुँ। लेना चाहिए। वो भी देख कर लेना चाहिए, अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह करके लेने चाहिए कि उस वक़्त क्या स्थिति बनती है। और बिल्कुल आपने बिल्कुल, सही कहा कि जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं, उनके लिए तो ये अपॉर्च्युनिटी है क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेडर के लिए तो हमें इन्वेस्टर लॉन्ग के लिए टर्म तो हमें चाहिए इन्वेस्टर जिसे कहते हैं ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, जी, उनके जी, लिए जी। ये अपॉर्च्युनिटी है। अपॉर्च्युनिटी है। हाँ तो जी। बिल्कुल ठीक है और बांग्लादेश का कुछ मार्केट के ऊपर प्रभाव पड़ने के आसार? देखो बांग्लादेश से हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों होता है नहीं? जैसे हम जी, ऑयल रिफाइनरी भेजते हैं वहाँ पे, है नहीं? केमिकल्स भेजते हैं, ऑटो भेजते हैं, व्हीकल्स वगैरह और बहुत सारे प्रोडक्ट हम भेजते हैं। और उनसे टेक्सटाइल और दूसरे प्रोडक्ट हम मंगवाते हैं।
तो जो हमारी बायलैटरल ट्रेड है वो जी, प्रभावित होगी। हालांकि उनकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स उनको काफी डाउन है, उनके पास जी, कम है, और अभी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, और कब शांति आएगी ये भी एक डिपेंड करेगा। और जो उनकी डिमांड है रिजर्वेशन की, तो हुँ, 1971 में जो लिबरेशन में जिन लोगों ने सेक्रीफाइस किया था, उनके लिए रिजर्वेशन थी 30%। जी, तो वो वहाँ पे रिवोल्ट हो गया, और इसलिए इस प्राइम मिनिस्टर हसीना को रिजाइन करके भागना पड़ा वहाँ से। तो जी, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि वहाँ दंगा फसाद चल रहा है, इंडियंस के लिए भी थ्रेट है, वहाँ पे उनको भी परेशानी आ रही है, तो इंडियंस हुँ, भी काफ़ी वापस आ रहे हैं। तो हुँ, ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारे जो बॉर्डर्स में वहाँ पे मिलिट्री को डिप्लॉय कर दिया है, तो हमारी सिक्योरिटी और ये सब कंसर्न्स हो गए हैं, तो ये सब हमारे इन्वेस्टमेंट्स हो गई, और हमारे एक्सपोर्टर इंपोर्टर दोनों को इम्पैक्ट पड़ेगा। यही है, ज़्यादा शेयर मार्केट में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। शेयर मार्केट में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ओवरऑल जो भी आपने बताया कि भई जो भी ट्रेडर्स हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो ये अपॉर्च्युनिटी है, और जो इंट्राडे ट्रेडर हैं वो देख के समझ के ही करें। और लेवल जो आपने दिए कि 23,400 का लेवल दिया निफ्टी का, और कि इस हाँ नीचे जी। जा सकता है, और 49,500 बैंक निफ्टी का। हाँ जी, हाँ जी। जी, और और ऊपर कल में आपको 24,500 निफ्टी का दिया है, और 50,800 इसका दिया है, बैंक 50,800 बैंक निफ्टी। निफ्टी का, और कल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गैप डाउन खुल सकता है। कल गैप डाउन खुल सकता है। खुल सकता है। चलिए, जो हमारे निवेशक हैं, दर्शक हैं, जो इस कार्यक्रम को देखते हैं, तो आपके लिए हमने दोबारा से रखा, क्योंकि आज जो हालात बदल गए थे, तो हमने कहा कि जो वीकली विश्लेषण हम सुभाष जी ने किया था, तो अब जो अपडेटेड है, तो उसको आप देख लें, समझ लें, और जब भी आगे निवेश करें, तो हम हमेशा कहते हैं कि अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह करके ही निवेश करें। सुभाष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवाद जी।